दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज की इस वीडियो में जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है वांट्स, जिसको लिखा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर जिनका नाम है फिलिप लार्किन। इनका पूरा नाम है फिलिप आर्थर लार्किन। दोस्तों ये पोएम पब्लिश कराई गई थी 1951 में, और इसको फिर से इनकी कलेक्शन जो कि 1955 में आई थी जिसका नाम था द लेस डिसीव्ड, उसमें पब्लिश कराई गई थी। इस पोएम में बहुत ढेर सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, जैसे पैरेललिज्म, अलिटरेशन और इमेजरी। अगर हम पोएम के फॉर्म की बात करें तो ये पोएम कुल 2 स्टेंजाज में डिवाइड है और हर एक स्टेंजाज में 5 लाइंस हैं। और इस पूरे पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। ये पोएम एक्सप्लोर करती है आइसोलेशन, सॉलिट्यूड और मॉर्टेलिटी के थीम को। आइसोलेशन यानी कि अलगाव, सॉलिट्यूड यानी कि अकेलापन, और मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु यानी शांत। इन सबके भावों को ये किस तरह से इस पोएम में दिखाती है, किस प्रकार से ये बताती है कि एक इंसान हमेशा से अकेला रहना चाहता है, अपने आप को शांति से अपने लिए कुछ समय निकालना चाहता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता है क्योंकि वो अलग अलग रिश्तों से, अलग अलग अपने ड्यूटीज़ से इस पूरे वर्ल्ड में घिरा हुआ है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे इस पोएम में। लेकिन पोएम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए अच्छे से डिटेल में समझते हैं इस पोएम को, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने ऑथर या अपने पोएट फिलिप आर्थर लॉर्किन की बायोग्राफी को। दोस्तों फिलिप आर्थर लॉर्किन, जिनका शॉर्ट फॉर्म में नाम हम जानते हैं फिलिप लार्किन के नाम से, ये एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और एक लाइब्रेरियन थे। इनकी पहली बुक ऑफ पोइट्री जिसका टाइटल था द नॉर्थ शिप, ये पब्लिश हुई थी 1945 में। और इसके बाद में इनके 2 नॉवेल्स आए जिनके नाम थे जिल जो कि 1946 में आया, और अ गर्ल इन विंटर जो कि 1947 में आया था। इनको एक मुख्य रूप से पहचान तब मिली जब 1955 में इनकी दूसरी पोएटिक कलेक्शन जिसका टाइटल था द लेस डिसीव्ड वो आई। तो द लेस डिसीव्ड से जो कि 1955 में आई थी, उससे इनको अच्छी खासी पहचान मिली, जिसका एक पोएम आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल है वांट्स। ठीक है। उसके बाद इनके कुछ और वर्क्स आए जैसे द विट्सन वेडिंग्स जो कि 1964 में आया था, और इसी के साथ हाई विंडोज 1974 में आया था। ये इनके कुछ बहुत ही नोटेबल वर्क्स रहे हैं जो कि जिसके लिए इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1922 को कवेंट्री इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 को जब ये 63 ईयर्स के थे, किंगस्टन अपॉन हल इंग्लैंड में। और इनको दफनाया गया था कॉटिंगम म्यूनिसिपल सिमेट्री में। इन्होंने पढ़ाई की है सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, और इनको CBE अवार्ड क्या होता है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इनको बनाया गया था या ये अवार्ड दिया गया था 1975 में। दोस्तों CBE एक ऑनर होता है, ठीक है, जो कि क्वीन के द्वारा लोगों को दिया जाता है जो कि किसी भी एक फील्ड में एक प्रॉपर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके लिए। उसके साथ ही इनको जर्मन शेक्सपियर प्राइज़ भी मिला था 1976 में। तो ये इनके अवार्ड्स हो गए, नोटेबल वर्क्स हो गए, और इनके बारे में एक बायोग्राफी होगी, शॉर्ट बायोग्राफी जो हमको जाननी चाहिए थी। अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पोएम। दोस्तों फिलिप लार्किन यहाँ पर लिखते हैं, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। बियॉन्ड ऑल दिस यानी कि जो भी उनके लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनके कर्तव्य हैं, जो भी वो सुबह से शाम तक सब कुछ करते हैं, उन सब से परे, बियॉन्ड मतलब होता है अलग, परे। द विश टू बी अलोन, इनकी एक इच्छा है। वॉन्ट्स मतलब होता है इच्छा, विश मतलब होती है इच्छा। इनकी एक इच्छा है टू बी अलोन, शांत यानी अकेला होने का, शांति से बैठने का। आगे लिखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे इनको शांत या अलग होना है। लिखते हैं, हाउ एवर द स्काई ग्रोज डार्क विथ इन्विटेशन कार्ड्स। दोस्तों इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि स्काई ग्रोज डार्क, जो आसमान है, जैसे ही वो उसमें अंधकार होता है, जैसे वो अंधकार की ओर बढ़ता है, विथ इन्विटेशन कार्ड्स,
तो फिर वो किसके साथ में अंधकार की ओर बढ़ता है? इनविटेशन कार्ड्स के साथ में, किसी के इनविटेशन के साथ में। मतलब कि कोई जैसे ही शाम ढलती है, दिन ढलता है, हमें कोई इनवाइट करता है, अपने पास बुलाता है। इसका एक ये अर्थ हो सकता है। और दूसरा अर्थ या दूसरी मीनिंग क्या हो सकती है कि इतने इनविटेशन कार्ड्स हैं मेरे पास, ज़िंदगी में इतने काम हैं, लोग हर चीज़ के लिए मुझे याद करते हैं, तो इतने इनविटेशन कार्ड्स मेरे पास आ जाते हैं कि उन सब से पूरा आसमान ढक जाता है मेरा। ठीक है, अगली वो लाइन लिखते हैं, हाउ एवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स। यानी कि उसके साथ में ही क्या है, वो प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स, यानी कि अपने पार्टनर के साथ में भी इनको समय बिताने के लिए इनको इंटीमेसी करनी पड़ती है या फिर फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ते हैं अपने पार्टनर के साथ में। और क्या करना पड़ता है, हाउ एवर द फैमिली इज फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ। और इनको अपने परिवार के साथ में एक साथ एकजुट रह करके समय बिताना पड़ता है। बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। और इन सब के परे इनकी एक इच्छा है कि वो अकेले हो पाएं। अच्छा, इन तीनों इस पूरे पैराग्राफ में जो 3 बातें बताई गई हैं, तो इस 3 बातों में हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई जाती है कि हमारे लाइफ में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, रिलेशंस होती है। पहला, जो दोस्त होते हैं हमारे, उनके साथ में। दूसरा, अपने पार्टनर के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर या अपने बिलव्ड के साथ में। और तीसरा, अपनी फैमिली के साथ में। ये यहाँ पर यही बताते हैं कि जैसे ही हमारे काम जो है दिन भर के ख़त्म होते हैं, तो शाम होते ही हमारे दोस्तों का इनविटेशन आ जाता है, हमारे दोस्त लोग हमको बुलाते हैं, हम लोग साथ में मिलना चाहते हैं, वो चीज़ें। उसके साथ में जो सेकंड लाइन में बताते हैं वो, यानी कि इसमें पोएट इस स्टेंजा के थर्ड लाइन में जो है वो बताया जाता है कि अपने पार्टनर के साथ में समय बिताने का। और फिर थर्ड स्टेंजा में बताते हैं कि जब सब कुछ से हम हट जाते हैं दूर, तो अपने फैमिली के साथ में हमको समय बिताने के लिए बाध्य होना पड़ता है, या फिर हमारा ड्यूटी है कि हमको ये करना पड़ता है। और जो पोएट हैं वो यही बता रहे हैं कि इन सब से हमें परे होना है, अलोन होना है। ठीक है, तो अगले स्टेंजा में बढ़ते हैं, लिखते हैं, beneath it all द डिज़ायर ऑफ ऑब्लिवियन रन्स। बीनीथ मतलब होता है इन सब के नीचे, द डिज़ायर जो इच्छा है, किसकी इच्छा, फॉर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मतलब हो जाता है बेहोश होने की अवस्था, यानी कि सब होश में खो जाऊं, मैं भूल जाऊं सब कुछ। किसके बाद, बीनीथ इट ऑल, इन सब के नीचे मेरी इच्छा है कि मैं भूल जाऊं। किन सब के नीचे, वो आगे बताते हैं। वो लिखते हैं, डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर। आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर्स होता है हमारे घर में, हम अपने कैलेंडर्स में अलग अलग डेट्स में अलग अलग नोट्स बना करके रखते हैं, उसी को यहाँ पर आर्टफुल टेंशन कहा गया है। यानी कि हमारे जो भी पूरा शेड्यूल रहता है, एक मंथ का, एक वीक का, एक दिन का, या फिर पूरे एक साल का, उन सब से ये, इन सब को ये भूल जाना चाहते हैं, उन सब से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनको हर दिन कोई ना कोई काम करना पड़ता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ें याद रहती हैं। कुछ एक माइंड में होता है कि इतने तारीख को ये करना है, या इतने तारीख को ये हुआ था, इसके साथ ऐसा वैसा। तो जो भी चीज़ें हैं ये सब भूल जाना चाहते हैं, जो भी उस कैलेंडर में इनको दिखता है। द लाइफ इंश्योरेंस, जो भी इन्होंने अपने जीवन के इंश्योरेंस के लिए भी जो भी काम कर रखे हैं उसको भूल जाना चाहते हैं। द टेबल्ड फर्टिलिटी राइट्स, अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए जो भी इनको करना है, जो भी ये करना चाहते हैं, जो भी इनकी ड्यूटीज़ हैं, उन सबको भूल जाना चाहते हैं। द कॉस्टली एवर्जन ऑफ द आइज फ्रॉम डेथ। एवर्जन मतलब होता है नापसंद, कॉस्टली मतलब होता है बहुत महंगा। तो ऑफ द आइज फ्रॉम डेथ, यानी कि जो भी हम डेथ से बचने के लिए अपने नापसंद चीज़ों में भी बहुत ही महंगी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाते हैं, उन सब चीज़ों को भी भूल जाना चाहते हैं। मतलब हमको चोट लग जाती है, ठीक है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो पैसे लगते हैं, वो इनको लगता है कि हम डेथ से बचने के लिए, अपने डेथ से दूर भागने के लिए, हम इस नापसंद चीज़ में भी जो पैसे लगाते हैं, इन सब चीज़ों को भी ये भूल जाना चाहते हैं। और फिर वही लास्ट में लिखते हैं, बीनीथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ऑब्लिवियन रन्स। और इन सब के नीचे एक इच्छा रहती है, एक डिज़ायर रहता है कि मैं इन सबको भूल जाऊं, मैं अचेत हो जाऊं, मैं बेहोशी की स्थिति में आ जाऊं।
बेहोशी की स्थिति में आने का मतलब है मैं इन सब से कुछ समय के लिए एटलीस्ट अकेला हो पाऊँ, शांति से अपने बारे में सोच पाऊँ। तो एक तरह से ये काफ़ी स्पिरिचुअल पोएम भी है और एक तरह से ये काफ़ी एक सैड लिरिक की तरह भी इसको हम बोल सकते हैं और यहाँ पर आकर के हमारी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट पोएम आपको अच्छी लगी होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।